हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस कारो 2020 के रिवीजन में। क्लॉज 1 to 11 और एप्लीकेबिलिटी पार्ट 1 में कवर किया। इस पार्ट में हम कवर करेंगे क्लॉज 12 to 21। सबसे पहले क्लॉज 12 से शुरुआत करते हैं हमारे डिस्कशन की। क्लॉज 11 फ्रॉड्स के ऊपर था और जैसे ही मैं फ्रॉड्स की बात करता हूँ याद आती है निधि। कौन है वो निधि? निधि जिसके साथ 12वीं में हमारा कुछ कुछ चला था, क्लॉज 12, और दिया था उसने हमें वही धोखा, इसलिए धोखे के बाद याद आती है हमें हमारी निधि। कौन थी निधि? निधि एक ऐसी, यूं समझ लीजिए दोस्तों कि हमारे जीवन का पहला और होपफुली नॉट आखिरी इन्वेस्टमेंट था जो हमने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए किया था। लेकिन कमबख्त हमें क्या मालूम कि एक साथ वो तो 20 के साथ ज्यादा हो गया, क्षमा करें। एनीवेज, तो निधि कंपनीज क्या होती है दोस्तों? निधि कंपनीज आर एग्जैक्टली दोस कंपनीज व्हिच आर प्राइमरली क्रिएटेड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स, एंड दीज कंपनीज एसेंशियली basically take money from the members and invest it on behalf of the members for mutual benefit. That means basically return on the investments of these particular people. कंडीशन होती है कि ये पैसा लेंगे डिपॉजिट्स के फॉर्म में और उसके अगेंस्ट में ये इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। तो एक रिस्ट्रिक्शन होगा कि भाई ये कितना पैसा ले सकते हैं। तो निधि कंपनी में सबसे पहला प्रोविजन आपका कहता है कि निधि कंपनी शुड नॉट हैव नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो ऑफ मोर देन 1:20। यानी कि नेट ओन फंड्स यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कैपिटल, जिसको डिफाइन किया गया है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इस टू डिपॉजिट जो आपने एक्सेप्ट किए हैं। तो आप 20 टाइम्स ऑफ योर पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व लेस एक्यूमुलेटेड लॉसेस का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। ये आपको सबसे पहले चेक करना है। एज एन ऑडिटर आपको देखना है कि जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो क्या वो निधि कंपनी है और बैंक इंश्योरेंस नहीं है तो उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल हो रहा है। कारो एप्लीकेबल हो रहा है प्रोवाइडेड एग्जाम्पशन की प्राइवेट कंपनी वगैरह की लिमिट में नहीं आ रही है, तो उस केस में आपको देखना है क्या वो निधि कंपनी है। और अगर निधि कंपनी है तो फिर आपको देखना है कि क्या एक साथ 20 से ज्यादा तो नहीं चला, क्या उसका 1:20 से ज्यादा का नेट ओन फंड टू डिपॉजिट लाइबिलिटी रेशियो तो नहीं। सेकेंड, हमने कमबख्त उस पे 100% लुटा दिया, लेकिन उसने कमबख्त अपना 10% भी मुझे नहीं दिया। वाह 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 वाह, क्या है अगला पॉइंट देखिए। वेदर निधि कंपनी इज मेंटेनिंग 10% ऑफ इट्स टर्म in fact deposit liability in unencumbered term deposits। तो आपने जितने पैसे लिए उसका 10% आपको क्या करना है। जैसे बैंक में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो होता है, सेम इसी तरह से निधि कंपनी को अपने जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किए, जिसको उसे लास्ट टू लास्ट मंथ के लास्ट वर्किंग डे का बैलेंस देखना होता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस, उसका 10% आपको कंपल्सरली आरबीआई स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में रखना पड़ेगा, जिसे आप सेफ इन्वेस्टमेंट कह सकते हो। और इसके ऊपर किसी प्रकार का भी इसके ऊपर कोई चार्ज क्रिएटेड नहीं होना चाहिए, यानी इसको गिरवी रख के आप कहीं किसी से लोन नहीं लोगे, अगर लिया तो फिर ये 10% में काउंट नहीं होगा, इसलिए इसे कहते हैं अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स। एंड फाइनली, इज देयर एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स और रीपेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट्स फॉर एनी पीरियड? इफ यस, द डिटेल्स आर टू बी गिवन। तो अगर आप देखेंगे तो प्राइमरली तीनों पॉइंट किससे रिलेटेड है। निधि कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं तो डिपॉजिट आपकी नेट ओन फंड के 20 गुना से ज्यादा नहीं है और डिपॉजिट का 10% आपने लिक्विड एसेट्स में स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में जो अनएनकम्बर्ड इन्वेस्ट किया है, और फाइनली आपने उसके ऊपर ब्याज और उसका रीपेमेंट रेगुलरली किया है या नहीं। कितना सिंपल है दोस्तों इसको समझना। दिस इज बेसिकली व्हाट योर क्लॉज 12 इज। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफी है, बट हम रेगुलर बैच में काफी डिटेल में इन चीजों को कवर करते हैं, गाइडेंस नोट हमारा रेफर करते हैं। निधि कंपनी इसका ये डिस्कशन अगर आप डिटेल में देखेंगे तो यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स। निधि कंपनी में सबसे पहले कौन निधि कंपनी बन सकता है, तो आपकी इच्छा है, आप चाहे तो अपने आप को निधि कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं, लेकिन उस केस में यू विल हैव टू कंपल्सरली इंश्योर कि आपको इनकॉर्पोरेशन के 1 साल के अंदर अंदर कम से कम 200 मेंबर्स करना होंगे। आपकी नेट ओन फंड 10 लाख रुपए की कम से कम होना चाहिए। तो ये सारी लिमिट मोर देन इक्वल टू टाइप्स है। एंड अगर आप यू समझ लीजिए कि आप फाइनेंशियल टाइप का बिजनेस करना चाहते हो तो या तो आप अपने आप को एनबीएफसी रजिस्टर करो या फिर एक निधि कंपनी या म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी में से किसी कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन कराएं या चिट फंड कंपनी बनाएं। तो अगर आप निधि कंपनी बनाने की इच्छा रखते हैं तो आपको ये कंडीशंस का कंप्लायंस करना पड़ेगा। unencumbered term deposit not less than 10% of outstanding deposits और net own funds to deposit liability 1:20 से ज्यादा नहीं होगी। तो आपको इसमें प्रमाली पॉइंट नंबर 3 और 4 के ऊपर चेकिंग करके कारों के ऊपर रिपोर्टिंग करना है। प्रोसीजर्स आपके क्या होंगे, तो निधि कंपनी NDH3 हाफ ईयरली फाइल करती हैं, जिसके अंतर्गत डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है डिपॉजिट्स और नेट ओन फंड्स की, वहां से आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अदरवाइज आप मैनेजमेंट से मांगेंगे कैलकुलेशन डिपॉजिट लाइबिलिटी नेट ओन फंड्स का, फॉर्म चेक करेंगे,
शेड्यूल ऑफ पेमेंट देखेंगे और देखेंगे रीपेमेंट रेगुलर हो रहा है या नहीं। कोई डिस्प्यूटेड ड्यूज है तो देखेंगे, शायद उसे रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट तीनों में से किसी भी पॉइंट में अगर डिफॉल्ट हुआ है तो अकॉर्डिंगली क्या रिपोर्टिंग हो सकती है, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। दैट्स अबाउट इट। चलिए, उम्मीदें तो बहुत थी कि दोस्तों निधि कंपनी हमारी रिलेटेड पार्टी बनेगी, तो 11 फ्रॉड, 12 निधि, 13 रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी के दो सेक्शन है यहाँ पे हमारे पास, जिसमें से एक ऑडिट कमेटी का है जिसका रिलेटेड पार्टी से एक छोटा सा कनेक्शन है कि वो उसको रिव्यू करती है उनके ट्रांजैक्शंस को, और एक्चुअल में 188 है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। Whether all transactions with related parties are in compliance with section 177. Oh, 177 तो ऑडिट कमेटी है, रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन ऑडिट कमेटी के कंप्लायंस में मतलब क्या है, तो ऑडिट कमेटी को अप्रूव करना पड़ते हैं ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज, तो उसका कंप्लायंस इस क्लॉज में चेक करना। And where applicable, and the details have been disclosed in the financial statement etc. as required by applicable accounting standards. So it also talks about disclosures as per the relevant standard, which could be AS 18 or Ind AS 24. सबसे पहले, क्या सारे ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टीज के साथ जो आपने किए हैं, क्या वो 177 ऑडिट कमेटी और 188 ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी कंपनी लॉ के इन प्रोविजंस का कंप्लायंस करते हैं या नहीं? ऑडिट कमेटी तो फिर भी आप एज सच ऑडिट में पढ़ते हैं, 188 डेफिनेटली आपको डिटेल में कंपनी लॉ में डिस्कस करने को होता है, वो भी सिर्फ सीए फाइनल में। प्रोविजन 188 का ब्रीफली क्या कहता है? इट सेज कि ऑल कंपनीज विल हैव टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन सर्टेन केसेस और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इफ दे एंटर इनटू ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कुछ केस में शेयर होल्डर का। लेकिन अगर आपने ट्रांजैक्शन होल्डिंग ने अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी के साथ किया है तो कोई आपको अप्रूवल लेने की जरूरत शेयर होल्डर्स की नहीं होगी, क्योंकि होल्डिंग की 100% सब्सिडरी है, तो इट इज एज गुड एज पूरा का पूरा पैसा उसमें मेरा ही है, तो उसमें ऐसा कोई नहीं है कि वो मेरी रिलेटेड पार्टी है जिसमें किसी और ने भी पैसा लगाया है तो उसका फायदा या नुकसान किसी और को भी अफेक्ट करेगा, वो पूरी तरह से मुझे अफेक्ट करता है। सेकेंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं लगेगा अगर ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी का ऑर्डिनरी कोर्स में और ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी का आर्म्स लेंथ बेसिस पे हुआ है। ऑर्डिनरी कोर्स कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो दोस थिंग्स हैव बीन डिफाइंड इन द गाइडेंस नोट। आप एमओए देख लीजिए, कंपनी के ट्रांजैक्शंस की फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए कि ट्रांजैक्शंस एज सच आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस तो नहीं है। तो इट सेज ऑर्डिनरी कोर्स कैसे चेक किया जाएगा? वी विल हैव टू बेसिकली सी द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द लाइन ऑफ बिजनेस, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दोस ट्रांजैक्शन, वेदर द ट्रांजैक्शन इज एज आर्म लेंथ, बिजनेस पर्पस के लिए है, सिमिलर थर्ड पार्टीज के साथ होते रहते हैं ट्रांजैक्शन, साइज और वॉल्यूम क्या है, ऑड तो नहीं है नॉर्मल से, तो अपन कहेंगे कि यार ये ऑर्डिनरी कोर्स का है। नेक्स्ट, आर्म्स लेंथ बेसिस पे होना चाहिए। हाउ डू वी डिफाइन व्हाट इज आर्म्स लेंथ, और आर्म्स लेंथ बेसिस पे ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं, ये कैसे चेक किया जाएगा? तो आर्म्स लेंथ प्राइस की डेफिनेशन हमें समझना पड़ेगी। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन तब माना जाता है जब, अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड देखोगे तो वो कहता है कि आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन का मतलब है जहां पे एक अनरिलेटेड बायर और सेलर अपने बेस्ट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए कोई ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें उसका उनका दूसरा कोई प्रकार का इंटेंशन नहीं होता है। Such terms and conditions between a willing buyer and seller who are unrelated and acting independently of each other pursuing their own best interest. This is how arm's length transaction are defined under SA 550. कोई ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पे है या नहीं है, ये आप कैसे चेक करोगे? तो बेस्ट है आप मार्केट प्राइस से चेक कर लो, या आपकी सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस से वेरीफाई कर लीजिए, या अनरिलेटेड पार्टीज के साथ जो ट्रांजैक्शन की प्राइस है वही प्राइस है या नहीं है। इनकम टैक्स में भी ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस होते हैं जो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे लगते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपने कहीं अपनी इनकम किसी दूसरी कंट्री में ट्रांसफर तो नहीं कर दिया, इसलिए वहां के भी प्रोविजंस आप फॉलो कर सकते हैं। सेक्शन 188 भी कहता है आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन टू मीन अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू रिलेटेड पार्टी कंडक्टेड एज इफ दे आर अनरिलेटेड, so there is no conflict of interest. So these are the two terms which you will have to keep in mind, but the bigger question is कि section 188 में क्या-क्या transactions attract होते हैं? तो not every transaction is attracted under 188. Normally आप ये समझ लीजिए transactions with respect to purchase or sale of goods or services or assets primarily would be covered. इसी तरह से कोई सर्विस का प्रोविजन है, कोई एजेंट बनाया है आपने किसी व्यक्ति को, या लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने प्लेस ऑफ प्रॉफिट एज एन एम्प्लॉयमेंट में किसी एम्प्लॉई की पोजीशन आपने लेट्स से कोई रिलेटेड पार्टी को दी है, या कोई अंडरराइटिंग के ट्रांजैक्शंस किए, इस तरह के ट्रांजैक्शंस यहाँ पे कवर होंगे। तो सेल परचेज, प्रॉपर्टी का कोई सेल परचेज, लीजिंग, सर्विसेज, एजेंट अपॉइंट करना, प्लेस ऑफ प्रॉफिट यानी एम्प्लॉयमेंट में रखना, या अंडरराइटिंग करना, ये सब केसेस में माना जाएगा। ध्यान रखना प्लेस ऑफ प्रॉफिट कुड बी इन सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी एज वेल।
इसमें ऐसा भी होता है होल्डिंग में अपॉइंट किया है तो फिर होल्डिंग का अप्रूवल भी उस पर्टिकुलर केस में लगता है। नेवरदलेस, तो ये आपके क्या है, बेसिकली दिस इज व्हाट वी मीन बाय 188 की कवरेज क्या है, 2 ऑर्डिनरी कोर्स क्या माना जाएगा, 3 आर्म्स लेंथ प्राइस क्या मानी जाएगी। इसके अलावा सेक्शन 188 अगर आप बात करेंगे तो स्पेसिफिकली सेक्शन 188 क्या चाहता है, इसे इसकी ये जितने भी ट्रांजैक्शंस आपने किए हैं इन सारे ट्रांजैक्शंस को नॉर्मली प्रोसेस ये होता है कि आपकी ऑडिट कमेटी तो उसे रिव्यू करती है, और अगर ऑडिट कमेटी को लगता है कि आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं हुआ है तो फिर वो रेकमेंड करती है उसके अप्रूवल के लिए, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर का उसमें अप्रूवल लिया जाता है। आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगर आपने ऐसे 550 पढ़ा हो तो वहां पे भी डिस्कस किया गया है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अपीयरिंग टू बी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, वो कब माना जाता है आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, परचेज और रीपरचेज, सेल और रीपरचेज टाइप के, या फिर आपने किसी प्रकार के हेवी डिस्काउंटिंग अरेंजमेंट्स कर रखे हैं जो कि यूजुअली आप नहीं करते हो, कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शन है, ऑफशोर एंटिटीज के साथ ट्रांजैक्शन है, बिना कंसिडरेशन के कोई ट्रांजैक्शन एंटर किया गया है, इस तरह के सारे ट्रांजैक्शंस क्या किए जाते हैं, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स हो सकते हैं। तो ये कुछ आपके एस्पेक्ट्स हैं और क्रॉस कनेक्शन है विद द अदर स्टैंडर्ड। ऑडिटर चेक कैसे करेगा, तो ये ऑडिट प्रोसीजर्स दिए गए हैं। नॉर्मली आप क्या करोगे, मैनेजमेंट से समझोगे भैया पहले आप बताइए क्या क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किए हैं, टीसीडब्ल्यूजी से हम समझेंगे, मिनट्स की मीटिंग देखेंगे उन्होंने क्या क्या अप्रूव किया है वो देखेंगे, मैनेजमेंट का क्या सिस्टम है, फिर देखेंगे टर्म्स आर्म्स लेंथ प्राइस पर हुई है या नहीं। इसमें आपका एमबीपी 1 फॉर्म रजिस्टर जिसमें आपका क्या किया जाता है 189 में there's a registration which is register maintained of all related party transactions, और एमबीपी में आपका डायरेक्टर डिक्लेरेशन देता है उसकी रिलेटेड पार्टी तो नहीं है, ये आप वेरीफाई कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के वर्किंग पेपर से आप वेरीफाई कर सकते हैं। एंड ऐसे 550 बहुत डिटेल में आपको समझाता है कि किन किन तरह से आप चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हो। लोडर अपन पढ़ते हैं ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वहाँ पे भी अपन असेस करते हैं, देखते हैं कि ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट होती है रिलेटेड पार्टी को रिव्यू करने की, तो उसकी मिनट से भी आपको पता पड़ सकता है। प्लस आपको डिस्क्लोजर देखना है कि एज पर एप्लीकेबल स्टैंडर्ड दिया है या नहीं दिया है, और अगर इसमें कहीं पे भी कुछ नॉन कंप्लायंस है तो रिपोर्ट करें, और सब कुछ कंप्लाइड है तो भी रिपोर्ट करें। तो नॉन कंप्लायंस क्या क्या आ सकता है, एक 177 188 के प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी कंप्लाई नहीं हुए, या दूसरा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ एएस रिस्पेक्टिव एएस कंप्लाई नहीं हुई है। That's a tricky clause because which involves a little bit of knowledge and understanding of 188, 177 and the terms like ordinary course of business and arm's length transaction. I hope that helps you to get an idea. But primarily अगर clause की बात करूँ तो हमने clause में क्या बात करी, निधि से हमारा relationship के उम्मीद थी clause 13 related party जो कहता है कि related party transactions में section 177, 188 का compliance और disclosure of accounting standard दिए गए या नहीं दिए गए। Cool. चलिए देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्लॉज विच इज 14th क्लॉज आपका अगर देखें तो ये 1414 को उल्टा कर दूं तो इंटरनल ऑडिट दिखता है IA इंटरनल ऑडिट सिस्टम कमेंसरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। इंटरेस्टिंग केस है कि कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिकली सेक्शन 138 बताता है कि इंटरनल ऑडिट सिस्टम किसको रखना है, पर कहीं पर भी ऑडिटर को उस पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है कि इंटरनल ऑडिट सिस्टम रखा गया या नहीं रखा गया। तो कारों में ये चीज दी गई है कि क्या इंटरनल ऑडिट सिस्टम कमेंसरेट विद द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस है या नहीं। अगर आप बहुत ही बारीकी से ध्यान से गंभीरता के साथ क्लॉज पढ़ेंगे तो क्लॉज 14 क्या कहता है, वेदर कंपनी हैज एन इंटरनल ऑडिट सिस्टम कमेंसरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ इट्स बिजनेस and whether the reports of internal auditor for period under audit are considered by the statutory auditor. Nowhere does it mentions that whether company is required to keep an internal audit system as per section 138 and it has kept it or not. Nowhere does it mentions this. यानी this is not linked to 138. इसका मतलब अगर आपकी कंपनी पे 138 के अंतर्गत जो प्रोविजंस हैं 138 के, जिसमें बताया गया इंटरनल ऑडिट लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी में लिमिट है 25, 50, 100, 200, प्राइवेट कंपनी में 100, 200 की, एंड ये लिमिट्स किसकी होती है, बेसिकली आपके डिपॉजिट्स, पेड अप कैपिटल, डेट और इनफैक्ट बोरोइंग्स या फिर टर्नओवर की रेवेन्यू। तो इस पर्टिकुलर केस में आप अगर उन लिमिट्स में कवर नहीं हो रहे हो दोस्तों तो आपको इंटरनल ऑडिट सिस्टम नहीं रखना है। तो यहां पे ऑडिटर ये रिपोर्ट नहीं करेगा कि हम लिमिट्स में कवर नहीं है इसलिए इंटरनल ऑडिट सिस्टम नहीं, क्योंकि यहां पे क्लॉज ये नहीं कहता है कि वेदर कंपनी इज हैविंग इंटरनल ऑडिट सिस्टम इफ रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 138. It simply says whether the company has internal audit system commensurate with the size and nature of the business or not. तो इस क्लॉज को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको इस क्लॉज की रिपोर्टिंग पढ़ाता हूं जिससे आपको क्लैरिटी आएगी।
अगर कंपनी के पास एडिक्वेट इंटरनल ऑडिट सिस्टम है तो आप बोलोगे इन आवर ओपिनियन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन कंपनी हैज इंटरनल ऑडिट सिस्टम कमेंसरेट टू द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस इररिस्पेक्टिव ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट है या नहीं. Company does not have internal audit system, though it should have it under 138. Then you will have to report in our opinion based on examination. Though company is required to have a system under 138, it does not have such a system established for the year. And most importantly, company does not have internal audit system. Plus, it is not covered to or not required to have it under 138 as well. Then, in our opinion, based on our examination, company does not have an internal audit system and is also not required to have an internal audit system as per Companies Act 2013. इसका मतलब दोस्तों कभी आपको एमसीक्यू आ जाए कि एक कंपनी में इंटरनल ऑडिट सिस्टम नहीं है क्योंकि 138 में प्रिस्क्राइब नहीं है. तो बताइए इस पर्टिकुलर केस में ऑडिटर को क्या रिपोर्ट करने की जरूरत है? कुछ भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. कारों में रिपोर्ट करने की जरूरत है. जवाब होगा कारों में रिपोर्ट करना. रिपोर्ट में क्या लिखना है? क्या ये नेगेटिव कमेंट माना जाएगा? ऑफ कोर्स नेगेटिव कमेंट माना जाएगा. क्यों? क्योंकि आप क्या बोल रहे हो कि कंपनी में इंटरनल ऑडिट सिस्टम नहीं है. हालांकि आप बता रहे हो कि होने की जरूरत भी नहीं है एज पर द लॉ, बट फिर भी हम बता रहे हैं भैया लॉ की भले ही रिक्वायरमेंट नहीं हो बट इंटरनल ऑडिट अल्टीमेटली इज अ कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स. So you should have an internal audit system which should correspond to the size of the business, the nature of the business. This is why CARO does not specifically says कि अगर requirement है तो है या नहीं है. Generally पूछता है internal audit commensurate to the nature and size of business है या नहीं. तो इसके लिए आपको कौन कौन से प्रोविजंस ध्यान होना चाहिए? 138, 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट और 610 में पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट में अपन पढ़ते थे गोरी को, जिसमें गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और कंट्रोल्स के अंदर अपन पढ़ते थे बहुत सारी चीजें जिसमें आता था कि इंटरनल ऑडिट का सिस्टम का उद्देश्य क्या होता है. सबसे पहले रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स उसका एक उद्देश्य है. दूसरा उद्देश्य है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसका रिव्यू करना. तीसरा उद्देश्य है फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन सही बने और ओवरऑल हमारे लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस हो. तो ये वहां से पिक किया गया. प्रोसीजर्स क्या होंगे हमारे? तो प्रोसीजर्स एज सच ऑडिटर क्या लगाएगा? तो सबसे पहले देखेगा इंटरनल ऑडिट है या नहीं है. तो उसकी साइज देख ले, एज इन टीम कितनी है, लोग कितने, डिसेंट्रलाइज्ड है, स्कोप कितना है, कवर क्या करते हैं. क्वालिफिकेशन देख ले उनके लोगों की और देख ले उसने रिपोर्ट क्या प्रिपेयर करी है. रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छा काम. अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आपके ऊपर लोडर लगता होगा लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट से भी की, जिसके अंदर ऑडिट कमेटी को मैंडेटरली रिव्यू करना होता है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स को. उसे चीफ इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है, उसकी रिपोर्ट रिव्यू करना है, उसके द्वारा दिए गए कंट्रोल लैप्सेस को मैंडेटरली रिव्यू करना है, उसके स्कोप में होता है. तो फिर उस पर्टिकुलर केस में क्योंकि ऑडिट कमिटी इज इंटरेस्टेड विद द फंक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, रिमूवल ऑफ इंटरनल ऑडिटर, कम्युनिकेशन विद इंटरनल ऑडिटर, रिव्यूइंग द इंटरनल कंट्रोल्स एंड इन फैक्ट ऑल्सो कॉलिंग देम पीरियडिकली टू द रिपोर्ट्स, हेंस वी कैन रेफर टू देयर मीटिंग मिनट्स. चलिए ऑडिटर टेक्निकल असिस्टेंस एज इन थर्ड पार्टी एक्सपर्ट असिस्टेंस आता हो. रिपोर्ट्स उसकी बनती होगी, उसकी रिपोर्ट में जो वीकनेसेस रिपोर्ट उसने करी है उस पर फॉलोअप सिस्टम होना चाहिए. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग और ऑडिट कमेटी की मिनट्स में आपको इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट के बारे में पता पड़ सकता है और देख सकते हैं आपकी वो लोग उसको कितना तवज्जो देते हैं जिसके बेसिस पे आप कंक्लूड करवाओगे कि ये कमेंसरेट टू द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस है या नहीं. ये देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कंपनी में इंटरनल ऑडिट मैंडेटेड नहीं है फिर भी आपको इंक्वायरी करना पड़ेगी क्या इंटरनल ऑडिट सिस्टम है या नहीं है. And there's a 265 and in fact SA 260 communication with those charged with governance and 265 deficiencies reporting deficiencies in internal control में भी कहा गया है कि internal audit आप TCWG से डिस्कस करोगे कि internal audit system है या नहीं और उस पर रिलाई करना है या नहीं. So that's about it. And then whether the report of internal auditors for the period under audit were considered by statutory auditor. तो अगर internal audit system है तो ये वाला क्लॉज लगेगा और ये कहता है क्या उसकी रिपोर्ट कंसिडर की गई थी. इसका मतलब हमारा इनहेरेंट राइट ऐसे भी होता है कि हम इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट देखेंगे क्योंकि हमको इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ICFR इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर ऑडिटर को कमेंट करना और इंटरनल ऑडिट उसका एक फंक्शन है. इसलिए हमारे लिए इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट एज सच प्राप्त करना जरूरी. तो हम क्या करेंगे? बिफोर द कंक्लूजन ऑफ ऑडिट एंड फाइनलाइजेशन ऑफ रिपोर्ट वी विल कंसिडर द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट. कई बार हो सकता है कि हम उससे पहले भी कवर कंसिडर कर ले ताकि हमको कुछ रिस्क एरियाज उससे पता पड़ जाए. IFC ओवर FR विच इज बेसिकली इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. हम क्या करेंगे? इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट कंसिडर करेंगे. ऐसे 610 उसके वर्क को यूज करने की बात भी करता है.
और इसके साथ ही हम उसकी रिपोर्ट्स देखने के साथ साथ उससे मीटिंग कर सकते हैं। डेफिशिएंसीज उसने कोई रिपोर्ट करी है तो उससे हो सकता है हमारा नेचर, टाइमिंग और ऑडिट प्रोसीजर चेंज कर दिया जाए। कंट्रोल डिज़ाइन में कोई गैप होगा तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हमारे ऑडिट पे भी आएगा। और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट अगर नहीं दी गई है या शॉर्ट नोटिस पे दी गई है या एडिक्वेटली जो इंटरनल ऑडिटर ने रिपोर्ट में बनाया था वो चीज़ें नहीं आ रही है, तो अकॉर्डिंगली आप क्या रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने कंसिडर कर लिया, आप बोल दो कंसिडर कर दिया। इंटरनल ऑडिट सिस्टम नहीं है तो बोल दो सिस्टम ही नहीं है। रिपोर्ट्स आपके लिए अवेलेबल नहीं कराई गई या लेट दी गई या आधी अधूरी दी गई तो आप उस केस में लिख दीजिए कि इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाई है। और इसका इम्पैक्ट इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपको याद होगा सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 क्लॉज आई में आपको रिपोर्ट करना पड़ता है वेदर कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिलने से हो सकता है आपका उसके ऊपर भी कोई ओपिनियन मॉडिफाई करने की जरूरत पड़े। हालांकि वो प्रोविजन भी सारी कंपनी पे नहीं लगते, दैट इज इंटरनल ऑडिट। चलिए, एंड देन लेट्स कम टू क्लॉज 15। 15 किसकी बात करता है? non-cash transactions with directors or persons connected with him। तो इसमें क्या क्या चीजें आपको समझना पड़ेगी। कंपनी ने क्या एंटर किया है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन। सबसे पहली बात, नॉन कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको कैश और कैश इक्विवेलेंट में डील नहीं किया गया है, सेटल नहीं किया गया। पिछले साल उधारी में खरीदा था, इस साल कैश पे कर दिया, नॉन कैश नहीं। पर नॉन कैश में क्या आएगा? मैंने गुड्स लिए, बदले में गुड्स दे दिए, बार्टर। इनफैक्ट कोई अगर आपने कंपनी खरीदी और पीसी शेयर्स के फॉर्म में डिस्चार्ज किया, वो भी नॉन कैश माना जाता है एक तरह से। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग नॉन कैश, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग कि इस क्लॉज में क्या कवर होगा। पहले इंडिविजुअली टर्म समझ रहे हैं। तो नॉन कैश का मतलब क्या होता है? जिसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के साथ क्या हुआ है? एक्सचेंज नहीं हुआ है, तो माना जाएगा दैट इज समथिंग विच इज ट्रीटेड एज नॉन कैश। इसमें एक जनरल कंडीशन दी गई है कि अगर कोई भी कोर्ट के द्वारा अप्रूव ट्रांजैक्शन है तो इसके लिए आप उसे नॉर्मली नॉन कैश ट्रांजैक्शन ना माने, because that is not something which is voluntarily done, it is something which is done with approval, तो उसको इसके स्कोप से बाहर रखाया गया है। देन किसके साथ किया गया है? डायरेक्टर्स। तो सिंपल है, पर्सन कनेक्टेड विद डायरेक्टर्स। नाउ व्हाट इज पर्सन कनेक्टेड विद डायरेक्टर्स? तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो वी नो when we are talking about this clause which is covered under 192, तो बेसिकली 192 क्लॉज क्या कहता है कि आप नॉन कैश ट्रांजैक्शन डायरेक्टर या पर्सन कनेक्टेड विद डायरेक्टर्स के साथ नहीं करेंगे अनलेस एंड अंटिल 192 के कंप्लायंस कर दिया। 192 क्या बोलता है? इट सेज नो कंपनी शैल एंटर इनटू एन अरेंजमेंट बाय विच डायरेक्टर इंक्लूडिंग अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट और अ पर्सन कनेक्टेड विद हिम, तो ये या ये to acquire for consideration other than cash from company or company to acquire assets for consideration other than cash from such directors or persons so connected। यानी बेसिकली डायरेक्टर्स और पर्सन कनेक्टेड, किसके डायरेक्टर? कंपनी होल्डिंग और सब्सिडरी और एसोसिएट के। कंपनी से या कंपनी इनसे असेट फॉर नॉन कैश सेल परचेज के कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे जब तक एक जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन, प्रायर रेजोल्यूशन पास ना हो जाए। और अगर होल्डिंग कंपनी में आप डायरेक्टर हो तो फिर उस केस में हमें होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर, होल्डिंग कंपनी का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब ये कंपनी लॉ में डिटेल में आप सेक्शन समझिएगा, अभी मैं बहुत ज्यादा समय इस पे नहीं दूंगा, पर मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं कि आप किसके साथ ट्रांजैक्शन नहीं करोगे तो इसमें आपकी कंपनी, आपकी होल्डिंग कंपनी, आपकी सब्सिडरी और आपकी एसोसिएट में जो भी डायरेक्टर है उसके साथ आप ट्रांजैक्शन मत करना। कौन सा ट्रांजैक्शन? सर सैलरी देते वो भी ट्रांजैक्शन है। अरे नॉन कैश ट्रांजैक्शन टू एक्वायर एसेट, यानी उसकी कोई एसेट खरीदी, बदले में पैसे कैश में देने की बजाय फॉर्म में काइंड में दे दिया, वो नहीं चलेगा बस। और करना है तो प्रायर अप्रूवल शेयर होल्डर का जनरल मीटिंग में आपको लेना पड़ेगा तो ही कर पाओ। और अप्रूवल किसका लेना पड़ेगा? तो अगर आप ट्रांजैक्शन डायरेक्टर या पर्सन कनेक्टेड टू डायरेक्टर के साथ कर रहे हो तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर वो होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है और सब्सिडरी उसके साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, तो लेट्स से रिलायंस के डायरेक्टर है मुकेश भाई, उसकी सब्सिडरी में वो डायरेक्टर नहीं है पर सब्सिडरी उनके साथ कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन कर रही है, तो उस केस में रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी अप्रूवल देना पड़ेगा, उससे भी अप्रूवल लेना पड़ेगा।
जब भी आप ये नोटिस दोगे अप्रूवल का, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, लॉजिकली सोचो, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें आप असेट ले रहे हो, बदले में आप कैश की बजाय नॉन कैश दे रहे हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वैल्यूएशन की। समझ रहे हो ना? वो ये समझिए कि अपनी शादी में अपना दोस्त आया और उसने अपने को 1,000 रुपए का लिफाफा दिया। हमने कहा इसने इतने कैसे दे दिए, याद ध्यान आया हमको कि वो अगले महीने उसकी भी है। उसकी शादी में हम गए और हमने उसको 1,000 रुपए का MRP वाला एक प्रोडक्ट दे दिया, फ्लिपकार्ट की थैली में पैक करके, क्योंकि वहीं से मंगाया था। उसे मालूम है नुकसान का सौदा हो गया है, क्योंकि उसने हमें 1,000 रुपए कैश दी थी, हमने 1,000 की MRP का प्रोडक्ट दिया। उसे मालूम है 1,000 की MRP के प्रोडक्ट में हो सकता है कोई डिस्काउंट, तो एक्चुअल वैल्यू उसकी 1,000 ना। इसी तरह से आप डायरेक्टर के साथ ऐसे ट्रांजैक्शंस करके हो सकता है कि आप डायरेक्टर को जो चीज दे रहे हो और बदले में उससे जो चीज ले रहे हो वो बराबर की वैल्यू की ना। तो इसके लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजैक्शन करने के लिए जब आप अप्रूवल लोगे शेयर होल्डर का, तो नोटिस में आपको जो असेट डायरेक्टर से मिल रही है या दे रहे हैं उसको, उसकी वैल्यू हमें निकलवाना पड़ेगी थ्रू अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अगर आपने इन टर्म्स का कंप्लायंस नहीं किया तो ये कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। इस क्लॉज में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले देखो क्या कोई ऐसे ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं, और अगर हुए हैं तो फिर 192 का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ। सीधी सी बात है, ठीक है जी। पर्सन कनेक्टेड टू डायरेक्टर क्या है? तो ये कहीं डिफाइंड नहीं है। तो एनी पर्सन इन होम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड, विच कुड इंक्लूड अ प्राइवेट कंपनी जहाँ पे आप डायरेक्टर या मेंबर हो, कोई बॉडी कॉर्पोरेट जहाँ 25% वोटिंग पावर है, या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डायरेक्टर या मैनेजर आपके डायरेक्टर या डायरेक्टर्स की बात सुनता है। इस केस में 25% वोटिंग पावर में कंडीशन है डायरेक्टर और 2 और मोर सच डायरेक्टर्स टुगेदर, आपको चेक करना है। तो उस केस में माना जाएगा कि वो एंटिटी भी क्या है, उसके साथ भी ट्रांजैक्शन करोगे तो 192 अट्रैक्ट हो जाएगा। रिलेटिव डेफिनेटली पर्सन कनेक्टेड में आना चाहिए जो 277 में डिफाइंड है। और ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर को क्या प्रोसीजर्स लगाना पड़ेंगे? तो आपको मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा कि इस तरह के कोई ट्रांजैक्शंस तो नहीं हुए। इसके लिए MBP1 बेसिकली जिसमें डायरेक्टर अपने कोई ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट होता है तो डिस्क्लोजर देता है, और MBP2 जिसमें आपके ट्रांजैक्शंस की डिटेल होती है, MBP4 रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विद द रिलेटेड पार्टी, PP का रजिस्टर जिसमें आप कोई मूवमेंट ऑफ असेट्स परचेज और सेल देख सकते हो, मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में या AGM में MGT15 फॉर्म में हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। यहाँ सबसे आपको पता पड़ेगा ऐसे कोई ट्रांजैक्शन हुए तो नहीं है, और अगर हुए तो फिर आपको कंप्लायंस चेक करना पड़ेगा। डेफिनेटली मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करोगे, मिनट्स देखोगे, स्क्रूटनी करोगे इन सारे ट्रांजैक्शंस की, और इससे आपको चीजें पता पड़ेगी। ध्यान रखना हमें अप्रूवल किसका चाहिए, तो वी नीड प्रायर अप्रूवल, एंड अप्रूवल के लिए हमें बताना पड़ेगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट। इट्स अ रिपीट पॉइंट। सजेस्टेड रिपोर्टिंग क्या है? अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन विदाउट अप्रूवल हुए हैं तो आप रिपोर्ट क्या देंगे कि भैया कंपनी ने किया और अप्रूवल नहीं लिया है, और नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुए ही नहीं है तो आप सिंपली लिख देंगे कि टू द बेस्ट ऑफ आवर इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, नो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैव हैपेंड। So that is basically your clause 15, which is non-cash transaction with director, section 192. अब आते हैं 16 नंबर पे। मैं 16 बरस की, तू 18 बरस का, 16 बरस में दोस्तों क्या आप एडल्ट हो जाते हैं? नहीं, पर क्या आप एडल्ट हुड के नजदीक आ जाते हैं? जी हाँ, इसका मतलब यू आर नॉट बैंक बट एन NBFC। हा हा हा। तो ये कहा गया है क्या, सेक्शन 45 IA ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, और अगर है तो क्या आपने रजिस्ट्रेशन लिया है? ये तो सिर्फ क्लॉज ए है। चलिए पहले मैं आपको एक होलिस्टिक व्यू में दिखाता हूँ क्लॉज में क्या क्या मुद्दे हैं। तो सबसे पहले क्या आपको रजिस्ट्रेशन 45A में लेना था और आपने लिया है। आगे, क्या कंपनी ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल या हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी बिना वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो नहीं कर दी है? कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरह डिफाइंड है अगर, तो क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल करती है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का जिसमें उसे एग्जाम्पशन मिलता है रजिस्ट्रेशन से? और अगर आपकी एक से ज्यादा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो कितनी है उसका सिर्फ नंबर, नाम देने की जरूरत नहीं है, नंबर देना है। तो बेसिकली क्लॉज NBFC इससे रिलेटेड है, आप ये कह सकते हो 16 NBFC। क्या कहता है क्लॉज, समझिए। RBI कहता है दोस्त, इंडिया में अगर कोई भी आप कंपनी रजिस्टर करके फाइनेंसिंग नेचर का बिजनेस करोगे तो उस केस में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा RBI के पास। या तो आप बैंक बन जाइए, निधि कंपनी, चिट फंड, ऐसा कुछ रजिस्टर हो जाओ, या कोई दूसरे एक्ट में हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन लगता हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड है तो सेबी के पास, स्टॉक ब्रोकर हो तो सेबी के पास, इंश्योरेंस बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो IRDA के पास। पर ये सब में आप कहीं पर भी कवर्ड नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी।
कब माना जाएगा कि हमारा प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंशियल नेचर का है और इसलिए हमें आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि अगर आपकी टोटल इनकम का 50% से ज्यादा फाइनेंशियल एसेट से आता है और आपकी टोटल एसेट्स का 50% से ज्यादा फाइनेंशियल एसेट से नेचर का है, ये दोनों कंडीशन पूरी होती है, दोनों में मोर देन 50% ऑफ एसेट्स आर फाइनेंशियल नेचर, मोर देन 50% ऑफ इनकम इज फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट, ऐसी सिचुएशन में आप एक डीम्ड फाइनेंशियल बिजनेस करने वाली कंपनी है। Unless you are exempted from registration or you are registered under any other provisions, you will have to obtain an NBFC registration. What is an NBFC? It is banking, non-banking financial company, which is a company which is not having the principal business of trading in goods or real estate or providing services, but is engaged in the business of accepting deposits, giving loans, making investments. ये सब definition यहाँ पे दी गई है। अपन NBFC audit जब पढ़ते हैं स्पेशल ऑडिट्स में तो स्पेसिफिकली इनको समझते हैं। बट मुद्दे की बात यह है कि प्रिंसिपल बिजनेस आपका फाइनेंशियल तब माना जाएगा जब ये दोनों कंडीशन आप फुलफिल करोगे। अब आप समझिए कि अगर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें फाइनेंशियल एसेट आपकी आधे से ज्यादा है मेजॉरिटी और इनकम आपकी फाइनेंशियल एसेट से मेजॉरिटी हो रही है ऑफ योर टोटल इनकम, तो आपको कंपल्सरी एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन कराना है अनलेस यू आर एग्जम्प्ट। एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो आरबीआई की कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसमें सबसे पहला है कि आपकी नेट ओन फंड्स कम से कम 2 करोड़ की होना चाहिए। 2 करोड़ की नेट ओन फंड्स आपको हर समय मेंटेन करना है और ये नेट ओन फंड्स का मतलब क्या होता है? पेड अप कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व लेस एनी एक्यूमुलेटेड लॉसेस इवन इंटेंजिबल एसेट फिक्टिशियस एसेट प्लस अगर आपने कोई सब्सिडरी जेवी एसोसिएट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट किए हैं जो आपकी इस ओन्ड फंड के 10% से ज्यादा है तो वो माइनस होगा तो नेट ओन फंड निकलता है। ये एनबीएफसी में पढ़ते हैं आप लोग। तो ये नेट ओन फंड्स की डेफिनेशन है। अब प्रोविजन क्या कहता है कि क्या कंपनी को रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है और है तो लिया है या नहीं। तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कब होगी? जब आपका प्रिंसिपल बिजनेस एनबीएफसी का होगा और हो तो लेने के लिए पहली कंडीशन है नेट ओन फंड्स आपकी पर्याप्त होना चाहिए। तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि बिजनेस क्या है कंपनी का और उसके बेसिस पे 50-50 वाला रूल देख लीजिए और अगर है तो क्या रजिस्ट्रेशन के लिए एनबीएफसी की नेट ओन फंड्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है और रजिस्ट्रेशन लिया है या नहीं। तो रिपोर्ट में क्या क्या देना है, क्या रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है तो क्या रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया गया है और नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया। करने के लिए नेट ओन फंड्स होना चाहिए। आगे, क्या कंपनी ने कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल या हाउसिंग एक्टिविटी बिना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की है तो रिपोर्ट कर दीजिए। तो ये हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी की आपको क्या दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है और उसमें सिंपल रिपोर्टिंग। अब आप समझ लो व्हाट डू वी मीन बाय कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। क्या होता है दोस्तों, कई सारी ऐसी कंपनियां हैं भारत में जो अपनी कोई एक ग्रुप कंपनी बनाती है जिसका सिर्फ काम होता है अपनी सारी ग्रुप कंपनीज में पैसा लगाना। जैसे आप समझ लीजिए दोस्तों क्या हुआ, लेट्स से फॉर एग्जांपल बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट। अरे इतनी दूर क्यों जाना, मुकेश भाई रिलायंस, ये हमारे पुराने हैं बिल्ला जी प्राइम इन्वेस्टमेंट्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला यार अब हमारे पास खूब सारा पैसा है, तुम्हारी इच्छा होती रहती है इधर उधर लगाते रहे। तो ये लोग क्या करेंगे, ये पर्सनल फंड्स नहीं लगाएंगे, ये क्या करेंगे, तो रिलायंस है, रिलायंस की एक सब्सिडरी है रिलायंस इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड, कोई भी ग्रुप कंपनी में पैसे लगाना है तो वो लगाती है। इनफैक्ट उसकी बुक्स में आप देखोगे तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स ही मेजर एसेट्स दिखेंगे और हेंस उसकी इनकम भी मेजर डिविडेंड इंटरेस्ट फॉर्म की दिखेगी। टेक्निकली स्पीकिंग ये एक एनबीएफसी बन जाएगी क्योंकि इसकी 50% से ज्यादा की एसेट्स और इनकम फाइनेंशियल नेचर की है और क्योंकि ये रजिस्टर्ड एज ए कंपनी है इसे मजबूरन रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आरबीआई के पास एज एन एनबीएफसी, जबकि इसका कोई लेना देना नहीं है, इसको कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जनता के पैसे लेने इन्वेस्ट करना है, सिर्फ ग्रुप के लिए कर रही। तो इसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है जिसको कहा जाता है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होने के लिए सबसे पहली बात आपको 90% ऑफ योर नेट एसेट्स सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में होल्ड करना है, ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट, जिसका 60% ऑफ योर नेट एसेट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर और कन्वर्टेबल ओनली विद मोर देन 10 years पीरियड ऑफ compulsorily convertible into equity share within a period not exceeding 10 years. In fact, कंपल्सरली कन्वर्टेबल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो 10 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे या इक्विटी शेयर्स में 60% ऑफ योर टोटल एसेट्स इन्वेस्टेड होना चाहिए। प्लस आप अपने इन्वेस्टमेंट में ट्रेड नहीं करोगे तो भी ब्लॉक सेल की 5% 10% एक साथ स्टेक अपन ने ऑफलोड किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया वैसा। और इसके अलावा आप कोई दूसरी फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं करोगे एक्सेप्ट रेगुलर बैंक डिपॉजिट्स, मनी मार्केट में रखना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाना, एम्प्लॉइज को लोन देना, इस तरह की कुछ चीजें या ग्रुप कंपनी को लोन देना, गारंटी देना। अगर आप ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो दोस्तों
तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस आप कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बन सकते हो। अगर एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी पब्लिक फंड्स एक्सेस करती है तो फिर उसको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड उसकी जो टोटल वर्थ है, जिसे हम क्या कहते हैं, टोटल असेट्स, वो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, इनफैक्ट लेस देन 100 करोड़। ये कब? जब आप पब्लिक फंड्स एक्सेस करते हो। पर अगर आप कोई पब्लिक फंड्स एक्सेस नहीं करते हो तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। हालांकि इसमें भी कंडीशन होती है कि टोटल एसेट साइड अगर 500 करोड़ से आपकी ज्यादा की हो जाएगी तो फिर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आएगी, बट नेवरदलेस। पब्लिक फंड्स का मतलब क्या होता है? तो पब्लिक फंड्स इज डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, यानी जनता से डिपॉजिट नहीं ले सकती, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती। वो लिया अगर उसने तो फिर माना जाएगा ये पब्लिक बोरिंग्स या पब्लिक फंड्स है। उसके इसमें 100 करोड़ की टोटल असेट्स अगर हो गई तो रजिस्ट्रेशन कराना है, उससे कम पे एग्जाम्प्ट हो। तो क्लॉज में आपको चेक क्या करना है, क्या कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है डिफाइंड अंडर रेगुलेशन, और अगर ऐसा है तो क्या फुलफिल करती है क्राइटेरिया कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का, और क्या एग्जाम्प्टेड है और कंटिन्यूज टू फुलफिल। तो ये आपको चेक करना है। अगर आप एग्जाम्प्टेड नहीं हो तो आपको बोलना पड़ेगा कि भैया आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और करा लिया है तो बता देंगे कि रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो इस तरह से आप चेक करेंगे, ये सारे प्रोविजंस आपको वेरीफाई करना पड़ेंगे। ये रिपोर्टिंग है। एंड देन अगर ग्रुप की एक से ज्यादा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो सिर्फ नंबर ऑफ कंपनीज क्या है वो रिपोर्ट कर दीजिए, दैट्स अबाउट इट, खत्म। 17 पे खतरा हुआ तो लॉसेस हुए। तो क्लॉज 17 सिंपली क्या कहता है कि क्या कंपनी को कैश लॉसेस इन द फाइनेंशियल ईयर एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हुए हैं, अगर हुए हैं तो अमाउंट ऑफ कैश लॉस बता दो, सिंपल है। तो इसके लिए आप चेक कर लो क्या कंपनी को करंट ईयर में कैश लॉस हुआ है या पिछले साल कैश लॉस हुआ है। अगर हुआ है तो बता दो इतना इतना हुआ है। व्हाट इज कैश लॉस? तो सबसे पहले समझ लीजिए कैश लॉस निकालने के लिए आप कंपनी के प्रॉफिट्स ले लीजिए और उन प्रॉफिट्स में सारे नॉन कैश एक्सपेंस ऐड बैक कर दीजिए, जैसे डिप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट और अमोर्टाइजेशन। इसके अलावा डिफर्ड टैक्स, कोई फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस अनरियलाइज्ड है, वो सब भी आप एडजस्ट कर दीजिए, तो आपका कैश लॉस आएगा। अगर कंपनी इंडेस में कवर होती है तो ओसीआई में कुछ चीजें आती हैं, वो अगर कैश में रियलाइज्ड है तो फिर उसको आप प्रॉफिट्स में एड अप कर दीजिए, पर वो नॉन कैश है तो फिर उसे प्रॉफिट्स में एड अप ना करें। ऐसा करके आपको निकालना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि ये सब आपको एज पर जो आपके एसपीएनएल में फिगर है उसके बेसिस पे निकालना है, अलग से नहीं निकालना होता है। तो आपके एसपीएल के बेसिस पे आप रिकम्प्यूट करके कैश लॉस कैलकुलेट करोगे, और अगर होगा तो फिर आप रिपोर्ट कर दोगे कि पिछले सालों में किस साल में वन ऑफ द 2 ईयर्स है। तो पिछले साल नहीं था, इस साल है तो बता दो इस साल है, पिछले साल नहीं था, पिछले साल था, इस साल नहीं है तो बता दो। तो यूजर्स को समझ में आएगा पोजीशन डिटोरिएट हो रही है या सुधर रही है। ध्यान रखना कैश फ्लो स्टेटमेंट से कैश लॉसेस निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो यू हैव टू बेसिकली, आप बोलो ऑपरेटिंग कैश लॉसेस ही मेरे कैश लॉसेस है, तो यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला ऑपरेटिंग कैश लॉस बताइए, कैश लॉस बताइए। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण भी कोई कैश लॉस हुआ है तो वो भी उसमें शामिल होगा। चलिए देन 18, whether there has been any resignation by statutory auditor during the year, if so, whether the company auditor has taken into consideration the issues, objections or concerns which are raised by outgoing auditor। 18 बड़े हो गए, अब आप एडल्ट हो गए, अपनी मनमानी करने लग गए हो, अपने हिसाब से काम करते हो, पसंद नहीं है तो उसको मना कर देते हो, ऐसा ही किया है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑडिटर रिजाइन कराए और उसके बदले में आप ऑडिटर आए हो तो आपके ऊपर ये क्लॉज लगेगा, क्योंकि आप ही रिपोर्ट दोगे। जो रिजाइन कर गया वो तो रिपोर्ट ही नहीं देगा, और आपको बताना पड़ेगा कि क्या आपने पोजीशन किसी ऑडिटर ने रिजाइन किया था तो एक्सेप्ट किए। देखो रोटेशन लग गया इसलिए आप ऑडिटर अपॉइंट हुए, ये तो ये नहीं लग रहा है, रेजिग्नेशन के केस में लग रहा है। सिर्फ एक ही केस, जब पिछले ने रिजाइन किया और आप आए, वैकेंसी आई अदर देन रेजिग्नेशन और अपॉइंट हुए तो भी क्लॉज नहीं लगेगा। तो आपको रिपोर्ट करना है कि भैया वी बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, हाउएवर देयर वाज नो रेजिग्नेशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिटर। तो अगर कोई रेजिग्नेशन हुआ है स्टैट्यूटरी ऑडिटर का ड्यूरिंग द ईयर, whether auditor has taken into consideration the issues, objections or concerns which were raised by the outgoing auditor। अब इसके लिए आपको कोड ऑफ एथिक्स भी ध्यान आ जाएगा। इसके लिए आपको लोडर के अंतर्गत स्पेसिफिकली अगर लिस्टेड कंपनी में ऑडिटर रिजाइन करता है तो उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं, विड्रॉल के प्रोसीजर्स हैं और आईसीआई की इंप्लीमेंटेशन गाइड है जो फॉलो करना पड़ती है। तो बहुत सारी चीजें क्रॉस कनेक्ट होंगी।
तो सीधी सी बात समझो, प्रोविजन पहले। लेट्स से फॉर एग्जांपल रेस लिमिटेड में सैफ अली खान हमारे ऑडिटर थे और वो रिजाइन कर गए और सलमान खान को ऑडिटर अपॉइंट किया। तो सलमान खान को ये कंसिडर करना है अपनी रिपोर्ट देने से पहले कि सैफ अली खान के जो रेजिग्नेशन, ध्यान रखना है, रिमूवल नहीं है, रेजिग्नेशन है, तो उसकी जो इश्यूज, ऑब्जेक्शंस और कंसर्न्स रेज की गई थी, क्या वो हमने कंसिडर किया? तो सबसे पहली बात है, जब उसने रिजाइन किया होगा तो उसने डेफिनेटली सेक्शन 140 के अंतर्गत सबसेक्शन 2 में रेजिग्नेशन के अपने रीजंस फॉर्म ADT 3 में फाइल किए होंगे, तो अपन वो पढ़ेंगे, उसमें रीजंस मिलेंगे। प्लस हमें कोड ऑफ एथिक्स के अंतर्गत क्लॉज 8 शेड्यूल 1 पार्ट 1 में NOC लेना होती है, नो ऑब्जेक्शन या लेटर कम्युनिकेशन करना होता है, जिसमें वो हमें हो सकता है एक्सप्लेनेशन दे। इसके अलावा लिस्टेड कंपनी में कंपलसरी होता है कि कोई भी ऑडिटर अगर रिजाइन करता है तो उसको रीजंस देना होते हैं, जिसमें वो प्राइवेट रीजंस, पर्सनल रीजंस या अन आइडेंटिफाइड रीजंस नहीं दे सकता, उसको प्रिसाइसली बताना पड़ेगा कि इन रीजंस के कारण वो रिजाइन कर रहा है। तो वो भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होगा। ये सब डॉक्यूमेंट से आप पता कर सकते हो कि उसके क्या ऑब्जर्वेशन थे, प्लस लगे तो आप कम्युनिकेट करने की उससे स्पेसिफिकली बात कर सकते हो मैनेजमेंट से, कह के कि हमें उसके ऑब्जर्वेशन समझ। प्लस ऑडिट के दौरान फिर उसके कोई भी इस तरह के ऑब्जर्वेशन जो उसने रिपोर्ट किए थे आपके सामने आते हैं, तो आपको डिस्कस करना होगा आप उससे कैसे डील करना। यही नहीं, अगर पिछले साल के ऑडिटर की रिपोर्ट मॉडिफाइड थी तो आपको उससे कम्युनिकेट करते समय ये भी पूछना है, भाई मॉडिफिकेशन का क्या कारण है, ये कौन सा केस हुआ, लास्ट ईयर उसने ऑडिट किया, रिपोर्ट मॉडिफाई थी, इस साल उसने फिर रिजाइन किया और आगे चले गए। लिस्टेड कंपनी में भी आपने सुना होगा, अगर ऑडिटर कुछ लेट्स से फॉर एग्जांपल 3rd क्वार्टर के बाद ऑडिट करने के बाद रिजाइन करता है, तो उसे 4th क्वार्टर और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के बाद ही रिजाइन करने का मौका मिलता है, फिर आप आओगे, क्योंकि अब ऑडिटर 5-5 AGM के लिए अपॉइंट होते हैं, तो हो सकता है एक ऑडिटर 1 साल का ऑडिट करके फिर रिजाइन करे। तो आपको उससे ये चीजें समझना है कि अगर उसकी रिपोर्ट में मॉडिफिकेशंस थे तो उसके क्या रीजंस थे, क्या लॉजिक्स थे, क्या बेसिस पे दिए हैं, और वो करंट ईयर में आप कैसे डील करोगे। ये सब चीजें यहाँ पे आपको कंसिडर करने की रिक्वायरमेंट है, एंड फिर अकॉर्डिंगली आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो ये जितनी चीजें मैंने बता दी, इसमें ध्यान रखना, ज्वाइंट ऑडिट के केस में एक ऑडिटर ने रिजाइन किया है तो भी बाकी ऑडिटर्स पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वहां पे उसकी वैकेंसी है, वो फिल करना होगी। तो या तो कोई नया ऑडिटर आएगा या एग्जिस्टिंग ऑडिटर को ही बोलेंगे आप कंप्लीट करिए, तो दैट विल बी आल्सो अट्रैक्टिंग दिस क्लॉज। तो व्हेन देयर इज अ रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको बताना होगा कि हमने उसके इश्यूज कंसिडर कर लिए, और कोई रेजिग्नेशन नहीं है तो बता दो कि एप्लीकेबल नहीं है। बस इतना लिखना, और कुछ नहीं लिखना, क्या इशू रेज किया और ऑल दैट, बस इश्यूज कंसिडर किया नहीं, ये इंपॉर्टेंट। चलिए, ये क्लॉज देख के ही आपको समझ में आ रहा है 10/10 रेशियो की बात हो रही है। तो अब शेड्यूल 3 के अंतर्गत अमेंडमेंट किया गया है, जिसके बाद अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना होता है। आज की तारीख में ये सारे रेशियोज हैं जो डिस्क्लोज करना है। ऑडिटर को क्या करना है, अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, हमें रेशियोज का कैलकुलेशन चेक नहीं करना है, रेशियोज के बेसिस पे 1 एजिंग एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, 2 पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज, 3 other information accompanying financial statements, D auditor's knowledge of the board of directors and management plans, E whether the auditor is of the opinion that no material uncertainty, सर ये तो गोइंग कंसर्न आ गया, नहीं गोइंग कंसर्न नहीं, exist at the date of audit report, बैलेंस शीट नहीं, ऑडिट रिपोर्ट, company that company is capable of meeting its liability which are existing on the balance sheet date as and when they fall due within the period of 1 year from the balance sheet date. So this is not basically going concern, but this is basically talking about solvency. Honestly speaking, not really solvency, but liquidity for 1 year. अगले 1 साल तक जितनी भी आपकी ड्यू आ रही है लाइबिलिटीज, वो क्या आप जब ड्यू होंगी तब पे करने की आपकी हैसियत है या नहीं है, ये आपको चेक करना। क्या क्या चीजों को देख के आपको कंक्लूड करना है कि कंपनी पे कर पाएगी या नहीं, सबसे पहले फाइनेंशियल रेशियोज देख लीजिए, उससे आपको आइडिया लगेगा। जैसे कि कौन से रेशियोज देख सकते हो, एसेट टेस्ट रेशियो, करंट एसेट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटा टर्नओवर रेशियो कि आपके डेटास और इन्वेंट्री कितने समय में रियलाइज होंगे, उस हिसाब से आपके पास कैश कब आएगी और उधर आपकी लायबिलिटीज के। तो इस तरह के रेशियोज आप देख लीजिए। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, तो आप फाइनेंशियल एसेट बैलेंस शीट में देख लो कौन कौन से और वो कब ड्यू टू बी रियलाइज्ड और पास एक्सपीरियंस से वहां पे मिलेंगे या नहीं, और उससे कंपेयर करोगे आप फाइनेंशियल लायबिलिटीज की ड्यू डेट से,
और देखोगे कि जब जब लाइबिलिटी ड्यू हो रही है उस समय मेरे पास क्या सफिशिएंट कैश आज है या उस समय तक अवेलेबल हो जाएगी टू पे ऑफ दोस थिंग्स। इसके अलावा आप बोर्ड और मैनेजमेंट के प्लान्स भी देखेंगे तो उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट उसने बनाया हो, कोई बोर्ड ने मैनेजमेंट प्लान बनाया हो। फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी टाइप में असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट स्टेटमेंट बनता है जिसमें आप बकेट्स में बनाते हो कि अगले 3 महीने में कितना पैसा आने की उम्मीद है, देने की उम्मीद है, 6 महीने में, 12 महीने में कैसा होगा, तो वो भी स्टेटमेंट्स आप देख सकते हैं। तो आप देखिए बातों ही बातों मैंने समझा दिया कि कितने तरह की चीजें आप जो देखोगे। इसके अलावा दूसरी इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हो, व्हाट कैन बी और अदर इन्फॉर्मेशन, कोई भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में आपको और जानकारी मिल सकती है। तो ऐसे कई सारे रेफरेंसेस दिए गए हैं जिसको पढ़ के आपको ये आइडिया लगेगा, उसके बेसिस पे आपको ये सारे प्रोसीजर्स लगा के मैनेजमेंट से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेके कंक्लूड करना है। ध्यान रखना, दिस इज नॉट अ गोइंग कंसर्न इशू, दिस इज बेसिकली एन इशू दैट वेदर कंपनी विल बी एबल टू मीट इट्स फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 year फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। और ये चेकिंग हमें कब तक करते रहना है, एज नियर टू एज पॉसिबल टिल द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो इसमें जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन भी लेंगे वो ऑडिट रिपोर्ट से कुछ समय पहले लेंगे कि भैया आपको लगता है कि आप क्या करोगे, लिक्विडिटी मेंटेन करोगे। अगर आपको लगता है कभी मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो आप अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करोगे, फिर इसका इंपैक्ट हो सकता है गोइंग कंसर्न पर भी आए। चलिए सेकेंड लास्ट पॉइंट आपका सीएसआर के ऊपर है। सिंपली क्या कहता है प्रोविजन, इट सेज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेक्शन 135 के अंतर्गत कहा गया है कि एवरी कंपनी नाउ हैज टू, तो वेरी ब्रीफली व्हाट द प्रोविजन सेज इज, हर कंपनी को आप क्या करना है दोस्तों, तो नॉट हर कंपनी, सॉरी, एवरी कंपनी विच इज गवर्नड अंडर सेक्शन और कवर्ड अंडर 135। तो 135 में कुछ लिमिट दी गई है जिसमें कहा गया है कि आपका प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए है उससे ज्यादा इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या आपके तो लिमिट्स है 5, 500, 1000 करोड़। ये हो गया आपका बेसिकली किससे रिलेटेड, आपका पेड अप कैपिटल, टर्नओवर, रेवेन्यू, प्रॉफिट। अगर आप इन लिमिट्स को टच क्रॉस करते हो तो उस केस में आपके ऊपर सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी आएगी। एक बार एप्लीकेबिलिटी हुई तो लगातार 3 सालों तक कवर्ड हो, फिर आप लगातार 3 सालों तक अगर विद इन लिमिट आ गए तो फिर चौथे साल से एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। सब प्रीसीडिंग ईयर के ए रेशियोज के बेसिस पे देखते हैं, इसलिए फर्स्ट ईयर में बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। अगर आप पे सीएसआर लग गया तो आपको अपने एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स सब्जेक्ट टू सर्टेन एडजस्टमेंट्स का 2% सीएसआर में खर्च। पहले ऐसा होता था कि आप सीएसआर की पॉलिसी बनाओ, उसके हिसाब से खर्चा करो, और अगर खर्चा नहीं हुआ तो फिर डिस्क्लोजर दीजिए बोर्ड रिपोर्ट में क्यों नहीं हुआ। अब ऐसा है कि आपको खर्चा करना पड़ेगा मैंडेटरी बेसिस पे, नहीं किया अगर आपने खर्चा तो जो शॉर्टफॉल है उसे आपको कहीं एक सेपरेट फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब इसमें 2 तरह के फंड हो सकते हैं। पहला, लेट्स से हमारी कंपनी के एवरेज नेट प्रॉफिट 100 करोड़, 2% 2 करोड़ सीएसआर में डालने थे, 2 करोड़, 2 करोड़ सीएसआर में डालने के लिए मैंने साल भर का समय था, मैंने साल भर में 1 करोड़ का ही खर्चा किया, तो जो 1 करोड़ बचा है उसका मैं क्या करूं। क्यों खर्चा नहीं किया, तो हमारी कोई एक सीएसआर का प्रोजेक्ट है जिसमें आने वाले समय में खर्चा होने वाला है, 5 साल का प्रोजेक्ट है, इस साल खर्चा कम हुआ, अगले साल ज्यादा होगा। तो ऐसा कहा गया है कि फिर उस केस में आप क्या करिए, ये जो शॉर्टफॉल है इसे साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर आप सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, और ये पैसे को ट्रांसफर करने की तारीख से 3 साल के अंदर अंदर सीएसआर प्रोजेक्ट में लगा ले, और अगर 3 साल में यूज नहीं हुआ तो उसके 30 दिन में आप इसे सरकारी फंड में ट्रांसफर कर दें, और फिर सरकार वहां से इसके पैसे को सीएसआर के लिए यूज करेगी। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है तो साल खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर आप इसे सीएसआर फंड में ट्रांसफर कर दीजिए। ये एक सरकारी फंड है जहां से सरकार इस पैसे को क्या करेगी, सीएसआर में यूज करेगी। ऑडिटर को क्या चेक करना है कि अगर आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो आपको 6 महीने का समय दिया गया, तो जो अनस्पेंड अमाउंट है क्या उसे शेड्यूल में स्पेसिफाइड फंड में 6 महीने फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर ट्रांसफर किया है, और अगर कोई अमाउंट अनस्पेंट है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पे, कितने साल तक अनस्पेंट है, 3 सालों तक, तो आफ्टर 3 इयर्स क्या उसे 30 दिन के अंदर स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। यानी यहाँ पे अगर आपका कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है और आपने सीएसआर का खर्चा नहीं किया है और 30 दिन में इस साल खत्म होने के ट्रांसफर करना होता है, तो वो वाला प्रोविजन यहाँ कवर नहीं होगा, सिर्फ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के खर्चे यहाँ पे रिपोर्ट करने की बात की जा रही है। तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू योर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसकी रिपोर्टिंग किस तरह से होगी आपको देना है, एंड इसमें ये बताना है कि भैया कितना पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, ए और बी।
And then your last point, the only point which you will have to basically give in your consolidated audited financial statements auditor's report. सारे के सारे कारों के क्लॉजेस सिर्फ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर की रिपोर्ट पे जाते हैं, एक्सेप्ट दिस क्लॉज जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ऑडिटर की रिपोर्ट है उस पे जाएगा। इस क्लॉज में क्या कहा गया है, जो भी कंपनी जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जोड़े जाते हैं, जैसे सब्सिडी, उन कंपनी के ऑडिटर्स ने, यानी कि सब्सिडरी के ऑडिटर, क्या कारों पर कोई एडवर्स, कारों के किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई एडवर्स कमेंट या क्वालिफिकेशन दिया है क्या? ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं, कारों के पॉइंट पे, क्योंकि अगर उन्होंने ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडवर्स कमेंट दिया होगा तो उस केस में आपने उसे कंसिडर किया होगा और अपना ओपिनियन अगर मटेरियल रहा तो मॉडिफाई किया होगा। ये अपन ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के गाइडेंस नोट में पढ़ चुके हैं। अभी हम बोल रहे हैं कि सब्सिडरी के ऑडिटर, क्योंकि सब्सिडरी पे कारों लगती है तो वो कारों की रिपोर्ट दे रहा है, उसमें उसने कारों में किसी पॉइंट में कोई एडवर्स कमेंट क्वालिफिकेशन दिया, जैसे कि सब्सिडरी इज नॉट रिपेइंग इट्स ड्यूज ऑन टाइम, या सब्सिडरी में विसल ब्लोअर मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना चाहिए था पर नहीं किया, स्टफ लाइक दैट, तो उसने नेगेटिव कमेंट दिया होगा। तो पेरेंट के ऑडिटर को अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, जो उसकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ऑडिट रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के अंतर्गत एक स्पेसिफिक प्रोविजन या ये पर्टिकुलर क्लॉज में रिपोर्ट देना पड़ेगी, जिसमें उसको सब्सिडरी का नाम, क्या रिलेशनशिप है सब्सिडरी, और उसके कौन से कारों के क्लॉज नंबर में मॉडिफिकेशन या क्वालिफिकेशन या एडवर्स कमेंट ऑडिटर ने दिया है वो देना पड़ेगा। और यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि यहाँ पे मटीरियलिटी देखने की जरूरत नहीं है, यानी सब्सिडरी के ऑडिटर ने जितने भी एडवर्स कमेंट कारों की रिपोर्ट में दिए वो सारे के सारे आपको यहाँ पे लिस्ट करना पड़ेंगे। तो ये लिस्ट कैसे बनेगी, सीरियल नंबर, कंपनी का नाम, सिन, रिलेशनशिप क्या है उसकी, आपकी होल्डिंग है, सब्सिडी, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है। नॉर्मली होल्डिंग आएगी नहीं एज सच, क्योंकि आप कंसोलिडेट किसको कर रहे हो, बेसिकली यू आर कंसोलिडेटिंग सब्सिडी, ये भी एसोसिएट। पर मैं खुद होल्डिंग का ऑडिटर है, तो अगर होल्डिंग के ही कारों की रिपोर्ट में कोई मॉडिफाइड रिपोर्ट या कमेंट्स हैं तो फिर यहाँ पर वो भी आएगा। एंड देन सिर्फ क्लॉज नंबर ऑफ द कारो रिपोर्ट विच इज क्वालिफाइड और एडवर्स। तो वेदर कंपनी हैव एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क बाय रिस्पेक्टिव ऑडिटर इन कारो of companies included in consolidated financial statement, if yes, indicate the details of the company and the para numbers of Caro report containing qualification or adverse remark. तो आपको ये भी नहीं देना है कि उसने क्या नेगेटिव रिमार्क दिया है, सिर्फ पैरा नंबर दे दीजिए। जिसकी जरूरत है वो उनकी रिपोर्ट मंगा के उसमें कारो के वाले क्लॉज को पढ़ के देख लेगा कि क्या एडवर्स कमेंट है, यू डोंट हैव टू रिपीट द कमेंट। और इसी के साथ आपके कारो के 21 क्लॉजेस कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। दिस काइंड ऑफ कवर्स अप योर डिस्कशन ऑन कारो 2020। इट्स अ वेरी लेंथी डिस्कशन एंड अगर आपको सिर्फ क्लॉज पढ़ना है तो बड़ी आसानी से जल्दी किया जा सकता है, बट इसके ऑडिट प्रोसीजर्स और इसमें क्या प्रोविजंस है, उसका इंटरप्रिटेशन, क्या क्या कवरेज होती है, इसका क्विक कवरेज मैंने यहाँ पे लिया। Regular class में we'd spend almost like 10 to 12 hours on this particular discussion, discussing each and every point and details, because it's a new thing. You never know how much in what details will things could come. But then we also focused in terms of these are the important ones where you'll have to focus more upon. और वो importance के basis पे कहीं ना कहीं अपन ने यहाँ पे quick revision लिया है। चलिए, I hope this is clear. You have any kind of queries or doubts, you can put it in the comments. I'll be happy to answer that, and that completes your discussion on Caro. चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप ये किस क्लॉजेस के क्लॉज नंबर्स याद रख सकते हो। वेदर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स और नॉट अ सेकेंडरी, बट देन जस्ट ट्राई टू गेट दीज क्लॉजेस इन योर माइंड्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्लॉज नंबर 1, आई थिंक पीपी, वेरी क्लियर कट, पहला और दूसरा क्लॉज पीपी और इन्वेंटरी ध्यान में रहना चाहिए। तीसरा भी रहेगा क्योंकि इट वाज वन ऑफ द लेंथीएस्ट क्लॉजेस जिसमें हम लोन, गारंटी, सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे थे। Let's come to the next one. 4, 5, 6 as in clause 4 talks about section 185, 186 का compliance. 5 is deposit. पैसे मांगोगे किसी से तो अपनी कितनी उंगलियां आगे बढ़ाओगे। 5 डिपॉजिट दे दे बाबा, दे दे बाबा, बहुत ही खराब था ये, तो 5 would go for deposit. 6 for what, तो जो सर के ऊपर से जाए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के, वो है कॉस्ट रिकॉर्ड्स, तो इसके लिए 6 फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड। 7 ड्यू डेट है टीडीएस की, तो स्टैट्यूटरी ड्यूज हो जाएगा हमारा 8 मतलब खा गए आप, इसका मतलब आप इनकम खा गए, अनडिस्क्लोज्ड इनकम अगर आपने कोई डिक्लेयर करी है तो। 9 से मतलब क्या है बेसिकली, तो वी विल से नो, इसका मतलब हमने रीपेमेंट करने के लिए मना कर दिया, दैट मींस वी हैव डन सम डिफॉल्ट इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ
ड्यूस, या फिर हमने मिस यूटिलाइजेशन किया या सब्सिडी जेवी एसोसिएट के इन्वेस्टमेंट्स को गिरवी रख के लोन लिया या उनके बिहाफ पे लोन लिया। नो नो, गड़बड़ कर दिया आपने, ऐसा कुछ कर दिया, दैट इज नो। 10 आप ऐसे याद रख लेना, 4 + 6 is 10, सेक्शन 42 और 62 का कंप्लायंस चेक करना और प्राइवेट प्लेसमेंट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के कंप्लायंसेस और एंड यूज ऑफ फंड्स चेक करना। 10 11 9 2 11 हो गए, फ्रॉड रिपोर्टिंग हो गया आपका। 12वीं में हमारी मुलाकात निधि से हुई थी जिसने हमारे साथ धोखा किया था, नहीं तो हम उसके रिलेटिव बन जाते। 13 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, 177 188 का कंप्लायंस और डिस्क्लोजर। Then we talked about 14 का 1/4 रोमन में उल्टा किया तो internal audit, whether internal audit system is commensurate to the size and nature of the business and whether reports have been studied. And then coming on to clause 15 का मतलब हमारा क्या था, non cash transactions with directors। तो बोले तो 15 का मतलब ये हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टर्स को हमने असेट दिया और उसने हमको क्या किया, हाई फाई दे दिया। सिंपल और अच्छा बढ़िया तरीका, 10 रुपए की चीज दी डायरेक्टर को और उनसे आधे का ही माल मिला 5 का, 10 5। क्यों? क्योंकि उसने कैश की जगह नॉन कैश में चीज दे दी, जो दिख रही थी एमआरपी 10 पर निकली आधे 5 की। 10 5 डायरेक्टर्स, बहुत ही वाहियात। थैंक यू। 16 में 16 बरस की, जस्ट स्वीट 16 में आप आ गए हो एनबीएफसी, अभी आप फुल फ्लेजेड बैंक नहीं बने हो। 16 17 पे खतरा, कैश लॉसेस। 18 पे आप बड़े हो गए, अडल्ट हो गए, अब आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो तो रिजाइन कर सकते हो, तो दैट इज रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। 19 से देख के ही लग रहा है 10 1 10 रोमन नंबर्स में, यानी रेशियो जैसा लग रहा है ये। तो रेशियोज के बेसिस पे क्या 1 साल तक आप कोई आपकी जो लाइबिलिटीज ड्यू हो रही है पे करने के लिए संभव है या नहीं है। देन इसके बाद में 20 was basically for CSR, that is second loss clause कि आपने ट्रांसफर फंड में किए या नहीं, और 21 आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वाहियात तरीके क्लॉज नंबर याद रखने के, पर वाहियात ही याद रहेंगे, काम भी आएंगे। मैं सीक्वेंस बना के याद नहीं कराऊंगा 21 पॉइंट कभी भी, फॉर द सिंपल रीजन कि कभी एग्जाम में 15वें नंबर का पॉइंट आ गया तो आप 1 से शुरू करोगे, उतना कंसंट्रेशन ही नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी के साथ कारों का रिवीजन होता है कंप्लीट। आज की तारीख में हमारे पास आज सच कोई एनुअल रिपोर्ट्स है नहीं, एक्सेप्ट देयर इज अ कपल ऑफ एनुअल रिपोर्ट विच आई कुड सी, जिसमें आपको कारो 2020 की रिपोर्टिंग मिलेगी, जिसमें से आई हैव गॉट दिस वन ऑफ दीज पर्टिकुलर रिपोर्ट्स, आई विल शेयर दैट on the FAST website, just in case if you want to just have a quick look at it in terms of how Caro reporting they have done. क्योंकि अभी we just at the beginning of April 2022, hence not many filings are done, but yes, very soon we are expecting Infosys की report आ जाएगी, तो वहां पर definitely then you will be in the position to see the actual Caro 2020 first time being published, because 1 अप्रैल 2021 से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके बन रहे हैं उसी में कारो की रिपोर्ट आना शुरू होगी। ये केएलके इलेक्ट्रिकल्स की एक रिपोर्ट है जिसमें कारो की बहुत ही छोटी मोटी सी टाइम पास टाइप की रिपोर्ट दी हुई है। ऐसा लगता है कि किसी बिना आर्टिकल से पूछे ये रिपोर्ट बना दी है इस तरह की, बट डू नॉट यूज दिस एज अ बेस। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड प्रिपरेशन।